नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बिहार यात्रा पर हूँ और इस यात्रा में मैं समाज के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। रास्ते में जो जनप्रतिनिधि मिले, उनसे मिलकर उनके नज़रिए से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2025 के चुनाव में रुझान क्या है। इस यात्रा के दौरान मुझे मिले इंजीनियर संतोष यादव जी, जो प्रदेश सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। स्वागत है सर आपका मेरे। थैंक यू। पहले तो बताइए तैयारी कैसी चल रही है? 2025 की तैयारी कैसी चल रही है? मैं पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए 2025 की तैयारी तो जनता की सेवा और खिदमत जो सरकार ने की है, तो लोकतंत्र का ये महापर्व है, चुनाव महापर्व होता है। 5 साल में जो आपने जनता से किए हुए वायदे को कितना धरती पर उतारे हैं, जनता उसी पर निर्णय करती है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो जनता दल यूनाइटेड है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने जो कहा है वो किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी चिंतक कहते थे कि जब तुम विपक्ष में रहो तो तुम्हारी जुबान चलनी चाहिए, सड़क पर संग्राम आंदोलन दिखना चाहिए, और जब तुम सत्ता में रहो तो तुम्हारा काम बोलना चाहिए। तो ये पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से अनुप्राणित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये सब हमारे आदर्श हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय विजेंद्र बाबू, ये सब जो नेता हैं जो पुराने समाजवादी आंदोलन और पृष्ठभूमि से हैं, उन सब का ये डॉक्टर लोहिया का जो ये वाक्य है, बहुत गहरा इसमें मीनिंग है। जब सत्ता में रहो तो काम बोलना चाहिए, काम बोलना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल होगा संतोष जी, क्योंकि मैंने जो आपसे बात करी उससे मुझे यह भी पता लगा कि आपने समाज में भी बहुत समय दिया है। बस किताबी ज्ञान नहीं है, धरातल पर भी आपने बहुत वक्त गुजारा है। शरद जी के साथ भी आपने राजनीति की है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार के ग्रोथ का स्कोप क्या क्या है? जैसे बात होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, रोज़गार की, शिक्षा में ग्रोथ की। हर पायदान पे हम आज के डेट में इतने विकास के बाद भी, आज के डेट में जो आप दावेदारी करते हैं, इसके बाद भी हम आज आखिरी पायदान में हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में हम बहुत ही आगे हैं पूरे देश में। तो आखिर किस बिना पर ये जो आप अगर कहते हैं कि हाँ हमने विकास किया, तो आप दो दृष्टिकोण से मुझे बताइए कि बिहार में संभावनाएं क्या क्या हैं और हमने क्या अचीव किया, हम कहाँ तक पहुँच पाए? जैसे आप विकास को लेके बोल रहे हैं, देखिए बिहार एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकल इसका डेफिसिट है, बहुत बड़ा डेफिसिट रहा पहले से भी। तो अभी बिहार में जब से 2005 से, जब अभी 20 साल से जब मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, तो आप बिजली का और सड़क का क्षेत्र देखिए, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2005 में बिहार में 1700 मेगावाट नहीं 700 मेगावाट का कंजम्पशन था, 500-700 मेगावाट, उसमें 200 मेगावाट रेलवे और नेपाल को दिया जाता था। पूरे बिहार में 500 मेगावाट बिजली की खपत थी। 17 लाख कंज्यूमर था उस समय में। आज बिहार में 8500 मेगावाट का कंजम्पशन है, और आज बिहार में 2 करोड़ 16 लाख कंज्यूमर है, यानी हर घर में बिजली है। ये जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, हर घर में बिजली। और एक चीज आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब में, तो 1980 तक हर घर में बिजली पहुंच गया। यानी बिहार को जो चीज लगभग 95-2000 तक हासिल कर लेना था, वो जो डेफिसिट था उसको भरने में बहुत लंबा समय लगा। तो बिजली और सड़क के मामले में आज बिहार के किसी कोने से आप पटना 5 घंटे में पहुंच सकते थे। आदरणीय नीतीश कुमार ने कहा था, अपने संकल्प उन्होंने लिया था कि बिहार के किसी कोना से हम 5 घंटा में पहुंचा देंगे आपको। आज आप किशनगंज, बेतिया, कहीं से सुदूर बिहार की किसी जगह से आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बिजली में उन्होंने गांधी मैदान से ऐलान किया था कि अगर हम हर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम वोट नहीं, माफी मांग लेंगे। तो आदरणीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू ने कहा था कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री को माफी नहीं मांगना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग पहुंचा देंगे। और ये हुआ, बिहार में हर घर में बिजली पहुंचा। अब दूसरा बात है हर खेत को पानी। जहां तक एम्पावरमेंट का बात है, समाजवादी आंदोलन का सपना था सिंचाई, दवाई और पढ़ाई फ्री हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था कि सिंचाई जो है जमीन को ताकतवर बनाता है, इरिगेशन जो है लैंड को ताकतवर बनाता है, और पढ़ाई और दवाई मनुष्य को ताकतवर बनाता है।
कैपेबल बनाता है। तो ये सिंचाई, दवाई, पढ़ाई से बहुत समाज एक की पुरुषार्थ और ताकतवर हो पाता है। तो जो आज 55 पैसे पर यूनिट है बिजली के लिए मेरा जो पटवन, जी तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं बात कर रहा था, सड़क और बिजली एक बुनियादी मोटा मोटा इकोनॉमिस्ट का मानना है, दुनिया भर में जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। अगर स्पीड डबल हो जाता है तो इकोनॉमी ट्रिपल हो जाती है। और दूसरा चीज है कि बिहार में जो कृषि रोड मैप, अभी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। अभी बिहार में डेटा देखेंगे 2005 में जो मिल्क का प्रोडक्शन था, आज लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी है। मक्का का उत्पादन देख लेंगे तो बहुत बड़ा उसमें, और मक्का का जो आप खगड़िया और ये कोसी का इलाका जो है, वो वहाँ सबसे दुनिया में ज्यादा मक्का का उत्पादन उसी इलाके में होता है। आज मक्का से एथेनॉल बन रहा है, 17 एथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। और मेरा सवाल, जस्ट ऐड समथिंग, मेरा सवाल है कि 20 साल का आपका टेन्योर रहा और पलायन में भी हमने ग्रो ही किया। जो शिक्षा है बुनियादी, अगर जैसे आपने भी बताया कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित अगर नहीं रही तो फिर आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति हम देखें तो आज भी बदतर कंडीशन पे है। तो मैंने इसलिए, क्योंकि आपके ही मुंह से मैंने यह भी सुना कि आप मधेपुरा को स्कॉटलैंड बनाने की बात भी कह रहे हैं। तो ये एक विजन है, आई अंडरस्टैंड दैट, एक विजन है। तो मेरा कहना है कि डेनमार्क, मैंने बोला था डेनमार्क, आई एम सॉरी, तो वो जो हमारा स्कोप क्या है और उस दिशा में हम कितना बढ़, जैसे आपने पलायन के जो पहले छात्र, हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे उस जमाने में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बड़ी मात्रा में लोग कर्नाटक जाते थे। जी। कर्नाटक और बाहर के जगह में जो नहीं कम्पीट कर पाते थे वो सब जाते थे। उस समय का था कि 400 से 500 करोड़ रुपया लोग बाहर ले जाके पढ़ते हैं। आज बिहार के हर, उस समय में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज था मात्र, BIT सिंदरी, MIT मुजफ्फरपुर, BC भागलपुर, BCI पटना। आज बिहार के हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार के लगभग सब अनुमंडल में पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज पूरे। ये इतना जो चीज खड़ा हुआ, ITI, महिला ITI, पॉलिटेक्निक, ये सब आप देखेंगे तो चमत्कृत हो जाएंगे। बिहार के 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये कहाँ, सब बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लेकिन ये उच्च और मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, उसमें भी बहुत बढ़ोतरी है। तो आज बिहार के प्राथमिक शिक्षा की बात करें, बिहार के हर पंचायत में 10+2 खुल गया है। बिहार सरकार ने कमिटमेंट लिया था, आज बिहार के हर पंचायत में 10+2 है। और अभी सरकार का कमिटमेंट है कि हर प्रखंड में हम एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं। तो सरकार उस पर, यूनिवर्सिटी बहुत सारा बना है, तो सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन इसमें एक समय लगेगा। वो जो हिस्टोरिक डेफिसिट है, जो ऐतिहासिक जो हमारी कमी रही है, उसको एक समय के, अभी जो कृषि इंडस्ट्रियल हब के रूप में इसको विकसित करने के लिए अगला 5 साल जो है इंडस्ट्रियल फेज है बिहार का। क्योंकि जब बिजली और सड़क हो जाता है, ये प्राइम इंग्रेडिएंट है। कहीं भी दुनिया में कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 2 चीज चाहिए, बिजली और सड़क, और लॉ एंड ऑर्डर। तो जब, और सरकार का सपोर्ट। अभी सरकार का लक्ष्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले बार जो जाति जनगणना गणना आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने कराया, उसमें 94 लाख गरीब परिवार है बिहार में, 94 लाख गरीब परिवार है। तो उसमें सरकार का संकल्प है कि हम 94 लाख लोगों को गरीबी से कैसे बाहर लाए। उसके लिए सरकार ने लघु उद्यमी योजना का शुरुआत किया है। उसमें सरकार का संकल्प है कि हम 2-2 लाख रुपया दे करके जो लघु उद्यमिता को हम बढ़ाएंगे। अभी कोसी के इलाके में लगभग 1300 एकड़ लैंड एक्वायर्ड होने जा रहा है, कैबिनेट से अप्रूवल हो गया। 500 एकड़ लैंड हो रहा है सुपौल में 2 जगह, भपटियाही और पिपरा में, 500 एकड़ के लगभग सहरसा में, और लगभग 250 पौने 300 एकड़ मधेपुरा में, ग्वालपाड़ा में। ये 1300-1400 एकड़ लैंड जो एक्वायर्ड हो रहा है इंडस्ट्रियल हब के लिए, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे मखाना, मक्का आधारित, एथेनॉल के लिए, बहुत सारे जो छोटा जो कुटीर उद्योग को। ये चुनावी वादे हैं या फिर ये धरातल चुनावी वादे? 20 साल में हमने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल नहीं देखा। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा संतोष जी, कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि हम
लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बट यहीं पर चूँकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो, हम जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री को बिठाने के लिए लैंड लॉक्ड होने का कोई राब्ता नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बैठाई जा सकती है, उसमें लैंड लॉक्ड होने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। चंडीगढ़, नोएडा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, गुड़गांव बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे पिछले 10-15 सालों में आईटी हब बना दिया गया। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम इस दिशा में काम नहीं कर पाए, और खासकर मुख्यमंत्री खुद बोलते थे कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसके पीछे की धारणा क्या है? हम ये समझ ये देखिए बिहार पीछे क्यों गया, इसके हिस्टोरिक रीजन में जाना चाहिए। कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जमाने में फ्रेट इक्वलाइजेशन लाके इसका जी, कमर जी, तोड़ करेक्ट। दिया, भारत समानीकरण कर दिया हुँ, उन्होंने। उस समय में वो विचार था कि इस राष्ट्र को विकसित करना है। सारा मिनरल माइंस बिहार झारखंड में था, जो पहले का जी। बिहार था, जिसमें झारखंड भी था। सारा मिनरल में भारत का 60% नेचुरल रिसोर्स यही था। जी। तो जब भारत समानीकरण हो गया, फ्रेट इक्वलाइजेशन, गवर्नमेंट ने कहा कि जो फ्रेट लगेगा हम देंगे, तुम कहीं भी देश में फैक्ट्री लगाओ। तो बिहार की कीमत पर, कॉस्ट पर क्या हुआ, दूसरी जगह फैक्ट्री लगी, यहाँ फैक्ट्री कम लगी। अगर उस समय, तो उस समय में आजादी के बाद लोगों का सपना था कि हमारा राष्ट्र विकसित हो, एक राष्ट्र के रूप में हम विकसित हो। ठीक है, तो बिहार की कीमत पर अन्य जगह पर विकास हुआ। अगर बिहार को विशेष पैकेज का इसलिए मांग करते रहे पिछले दिनों मनमोहन सिंह के सरकार में, तमाम जिस समय में, कि बिहार को विशेष सहायता चाहिए,